हेलो दोस्तों। चलिए आज हम जो 72nd बीपीएससी जो है 72nd बीपीएससी के लिए करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी 2026 के करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट जो भी करंट है वो मैंने 2-3 मैगजीन से कवर किया है और कुछ इनपुट भी डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा जनवरी 2026 के लिए, जो कि आने वाले 72nd बीपीएससी और बिहार एसआई का जो मेंस होगा, बिहार एसआई मेंस जो होगा उसके अंदर भी आपको ये काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। ठीक है, जहाँ मैंने उसको आगे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन भी है और कहीं कहीं जहाँ इंपॉर्टेंट ज़रूरी लगा वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को डिटेल में भी डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है कि डिलिमिटेशन। तो पहले डिलिमिटेशन के बारे में जान लेते हैं कि डिलिमिटेशन होता है क्या। तो ये है एक प्रोसेस है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बाउंड्री को, जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसे फिक्स करने का काम करती है। तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में चलेंगे। और इसमें बस इतना सा याद रखना है कि ये कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक लॉ एक्ट के द्वारा हर एवरी सेंसस के बाद ये एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए ये संवैधानिक बॉडी ना होके ये क्या कहते हैं, वैधानिक बॉडी है। कौन सा वैधानिक बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो। लेकिन डिलिमिटेशन से रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल है उसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि इस बार डिलिमिटेशन बहुत चर्चे में है, तो न्यूज़ में है, तो आने के चांसेस है। तो आर्टिकल 82 इसमें होता है कि लोकसभा यानी कि जो पार्लियामेंट यानी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रीएडजस्टमेंट करना होता है उससे रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 170 की अगर बात करें तो ये जो असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं उसको रीड्रॉ या रीएडजस्टमेंट करने की बात करता है इसमें। फिर आर्टिकल 330 के अंदर, आर्टिकल 330 में ये होता है कि जो SC ST कम्युनिटी के लिए जो सीट की बात कही गई है लोकसभा के अंदर उसके बारे में है। फिर वहीं पे आर्टिकल 232 जो है उसमें जो स्टेट असेंबली के अंदर जो SC ST के सीट के लिए जो रिजर्वेशन की बात कही गई है उसका जो एलोकेशन वगैरह होता है वो इसके अंदर है। तो आर्टिकल 82, 170, 330 और ये सारे आर्टिकल आपको याद है। जैसे कि 70th बीपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि 70th या 69th में शायद क्वेश्चन था कि जो अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन जो आ रहा है तो उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल वो चेंज करने या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड करने की ज़रूरत होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर देखिएगा तो वहाँ से काम आएगा। फिर वहीं बिहार के बारे में कुछ देख लेते हैं कि बिहार में लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 में 243 सीट जो 243 जो असेंबली पे इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 243 सीट पे इलेक्शन होता है उसमें से 38 सीट जो है SC ST जो SC कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। 2 सीट जो है आपका ST कम्युनिटी के लिए। कौन कौन सी सीट है तो कटोरिया और मनिहारी। तो ये क्वेश्चन फैक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वही लोकसभा में अगर बात करें तो 40 सीट जो है 40 सीट जो MP है, 40 के MP जो है हमारे बिहार से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर बात करें तो SC कम्युनिटी के लिए 6 सीट रिजर्व है। जैसे आपका जमुई का एरिया हो जाता है, गया हो गया, इन सारे एरिया में ये सारे जिस यहाँ पे दिया हुआ है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये जो 6 एरिया है ये SC कम्युनिटी के लिए रिजर्व है फॉर द लोकसभा इलेक्शन MP के लिए। ठीक है, ST के लिए कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हाँ असेंबली इलेक्शन में 2 सीट ST के लिए है। कहाँ पे तो मनिहारी और कटोरिया। उसके बाद है कि डिलिमिटेशन अब कब कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि अभी जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, ये जो आर्टिकल जो हटाया गया था 299 आर्टिकल जो 370 आर्टिकल जो हटाने के बाद 370 आर्टिकल जो हटाया गया था उसके बाद 2019 के अंदर तो जो स्टेट से हटा के इसे UT का दर्जा दिया गया था। तो वहाँ पे जो रीएडजस्टमेंट किया गया था 2022 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था तो उसके अकॉर्डिंग जो 47 सीट जो कश्मीर के लिए और 43 सीट जो लद्दाख के लिए दिया गया था। और लद्दाख अभी देखिए चर्चा में है कि वो स्टेटहुड की डिमांड मांग करे। इसके रिलेटेड जो सोनम वांगचुक का केस है, सोनम वांगचुक, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि इससे भी क्वेश्चन बना जा सकता है। तो 6 शेड्यूल में ऐड करने की बात चल रही है, तो ये याद रखिएगा। अभी तक कितनी बार हुआ है डिलिमिटेशन तो 4 बार हो चुका है। 1952, 63, 73 और 2002 में 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है। अब सेंसस जो होगा हमारा 2027 में इसके बाद डिलिमिटेशन करने की बात चल रही है। यहीं पे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या है इससे रिलेटेड।
तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ये सीट को फिक्स किया गया था 2000 में, 2000 तक 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो उन्होंने कहा कि भाई 2026 तक हम सीट को अभी फिक्स रखते हैं, बट जो रीएडजस्टमेंट किया गया था 100 जो 1991 का सेंसस है तो रीएडजस्टमेंट किया गया था, लेकिन सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट की संख्या बढ़ाई नहीं गई थी। ठीक है, उसके बाद 87th अमेंडमेंट आया 2003 के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई 2001 के का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हम जो बाउंड्री का रीएडजस्टमेंट करते हैं, बट सीट जो भी है वो फिक्स ही रखा था, सीट में कोई चेंजेस नहीं की गई थी। उसके बाद जुडिशल, ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया है, ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब नया दूसरा टॉपिक है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 का है उसके अंदर चेंज लाया गया। इसके अंदर सेक्शन 17 जो है इसमें चेंज लाने की बात कही है कि जो इसमें जो पब्लिक जो सर्वेंट है, सेक्शन 17 जो है उसमें पब्लिक सर्वेंट को भी डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट के पैसे से उसका कुछ चल रहा हो, जो प्रोग्राम वगैरह चल रहा हो, तो उसे हम पब्लिक सर्वेंट के रूप में मानेंगे। अगर वो कुछ इस तरह का करप्शन करता है तो वो करप्शन के अंदर आएगा। तो इसी से रिलेटेड केस आया था। तो इसमें कहा गया था कि सेक्शन 70 जो है इसमें हमें कुछ भी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके खिलाफ अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमें प्रायर जो सैंक्शन रिक्वायर होती है। तो इसी के ये जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया था कि भाई हम अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें उससे पहले हमें प्रायर जो गवर्नमेंट से हमें प्रायर सैंक्शन लेना पड़े, इनकी रिकमेंडेशन पहले उनसे लेनी पड़े, उसके बाद से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल जो ऑफिसर होता है। तो इसी को लेकर केस में, जजमेंट को लेकर केस कोर्ट के अंदर केस गया था। ठीक है, इसमें क्या बात क्या गई कि 3 साल और 7 साल तक की जेल है, और हैबिचुअल जो बार बार अगर ऑफेंडर करता है तो 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल के प्रावधान किया गया है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन कौन से जो करप्शन को रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 है, फिर है विसल ब्लोवर एक्ट 2014, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है इसको इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है 2011 के अंदर। मान लीजिए यूपीएससी में से क्वेश्चन क्या इंडिया ने क्या इसको रेटिफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में, बीपीएससी में इससे करने नहीं आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो ये थोड़ा सा याद रखिए कि करप्शन से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो ये सारे टॉपिक को देखिएगा। उसके बाद है कि जो हेल्थ क्राइसिस जो आया था इंदौर के अंदर, जो वाटर सेंसस की बात कही गई, तो कहाँ पे, तो इसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उन्होंने एक सुमोटो एक्शन लिया था कि इंदौर के अंदर, अब ज़्यादा कि इंदौर के अंदर जो टैप वाटर जो होता है उसके अंदर पोल्यूशन हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो वाटर क्या है, तो वाटर 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि अभी हाल ही में ना एक मीटिंग हुआ है प्रगति, जो 50वां प्रगति मीटिंग हुआ है, जो कि 2015 में लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो 2015 में लॉन्च किया, तो लगभग 11 साल हो गया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली डिसीजन मेकिंग हो। तो प्रोएक्टिव, बस याद रहेगा, प्रगति का फुल फॉर्म कई बार अगर पूछ ले कि प्रगति क्या होता है, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिकली अगर इसकी बात करें तो गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा ही है। क्या, गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के लिए अच्छी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि रोमियो जूलियट क्लॉज, अभी हाल ही में जो रोमियो जूलियट क्लॉज जो न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि पॉस्को एक्ट के अंदर में, पॉस्को एक्ट में इसका जो मिसयूज़ वगैरह हो रहा था उसके रिगार्डिंग। तो याद रखें कि जो रोमियो जूलियट क्लॉज अगर आता है कि किसके लिए है, तो ये पॉस्को एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़, उसके लिए है। तो इसमें एक जो इस एक्ट के अगर देखें तो 18 साल से जो भी बच्चे हैं, तो उनको उम्र के जो बच्चे हैं उसको, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उसको चाइल्ड माना गया है, बच्चा माना गया है। यह जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, इसमें हाईलाइट किया गया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और इसमें जो कंसेचुअल एडोलसेंट गर्ल है या रिलेशनशिप में जो रहते हैं उसके बीच में बैलेंस बनाने की बात कही है, जो पर्सनल लिबर्टी को भी ध्यान में रख के बात करें। तो ये थोड़ा सा रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर है पंखी खुदाई पोर्टल, जो लॉन्च किया गया है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पार्टनरशिप किसके साथ किया है, तो सिंगल विंडो एक डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।
स्ट्रीमलाइन जो वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया। और किसके इसमें है, इसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट या एजुकेशन, ये जो होता है वो यानी पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी पोर्टल किसके लिए है, तो जो बच्चे में जो डेवलपमेंट करने के लिए उसके लिए लॉन्च किया गया है। ये न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन इससे रिलेटेड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो सीधा से याद रखिए, पंखुड़ी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। ईसी नेट किसके द्वारा, तो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये है एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, जो हुआ है कहाँ पे, तो दिल्ली के अंदर हुआ है। और ठीक है, दिल्ली के अंदर हुआ था, वहीं पे ये लॉन्च किया गया है। क्या वही बेटर वेरिफिकेशन करेगा, इलेक्टोरल रोल को सर्च करेगा, ट्रैक योर एप्लीकेशन, नो योर कैंडिडेट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि इलेक्शन को और अच्छे से स्मूथ और फेयरनेस बनाने की बात कही गई है। वही इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखें तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और IIM मुंबई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन है, 58 स्पेसिफिक इंडिकेटर है और 3 थीम है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार जो रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स को किया है और इंडिया का रैंक इसमें 16th रखा गया। क्या इंडिया का रैंक कितना है, 16वां रैंक है इंडिया का। ठीक है, और इंडिया ये लॉन्च किया तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस किस के द्वारा डेवलप किया गया, तो 3 याद रखिएगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जवाहरलाल JNU और IIM मुंबई के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसमें मेनली कितने, तो 3 डायमेंशन है। कौन कौन से हैं, तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 है। फिर इसके अंदर 58 स्पेसिफिक इंडिकेटर है, 15 सब थीम है, 7 थीम है। तो ये सारी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए टॉप जो देखिएगा तो इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क है। फिर इंडिया जो है 16th रैंक है, USA का 66वां है और चाइना का 68th रैंक इसमें दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको BPSC में या UPSC में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट। अभी हाल में देखे होंगे इंडिया EU का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ठीक है, तो इसे मदर ऑफ ऑल डील के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था, तो 16th इंडिया EU समिट जो हुआ था जनवरी के अंदर, वहाँ पे साइन हुआ है। और ये इंडिया का जो FTA पार्टनर बना है, इसमें अगर हम बात कीजिए जो EU का जो इंडिया बना है 22nd पार्टनर बना है FTA के फॉर्म में। 2007 से चल रहा था, फिर 2007 आया, 2013 आया, 2022, फिर 2026 में जाके ये प्रॉपर साइन हुआ। अभी भी रेटिफिकेशन अभी बाकी है, रेटिफिकेशन अभी नहीं है। इंडिया इज़ द 3rd सर्विंग डिफेंस पार्टनर। इंडिया जो 3rd सर्विंग डिफेंस पार्टनर है, अगर इसकी बात करें कि दोनों बन जाए तो क्या होता है कि 20% ग्लोबल GDP का शेयर करेंगे ये दोनों मिलकर, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और लगभग 2 बिलियन पॉपुलेशन यानी 1/4 पॉपुलेशन को शेयर करें। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें, क्योंकि 69th के अंदर, हाँ 69th में ना ये पूछा गया था कि G20 का क्या सिग्निफिकेंस है, और ये सारा डाटा इसी तरीके से डाटा दिए होते, क्या कितना कंट्रीब्यूशन है, ट्रेड में क्या कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इससे ये इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे न्यूज़ में रहा है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है इससे, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक सेंसन एरिया होता है, जो सेंजन एरिया बोलते हैं, सेंजन एरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑल यूरोपियन होते हैं, इसमें साइप्रस और जो आयरलैंड है ये इसका पार्ट नहीं है। तो सेंजन वीजा के नाम से भी जानते हैं, सेंसन रीजन भी, तो याद रखिए कि साइप्रस और आयरलैंड इसका पार्ट नहीं है, बाकी सभी जो यूरोपियन नेशन है वो इसके मेंबर हैं। जो USA ने अभी स्ट्राइक किया है वेनेजुला के ऊपर 3 जनवरी को मिडनाइट में, तो इसको क्या ऑपरेशन था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, तो कन्वेंशन क्या हुआ था, तो आर्टिकल जो अगर इसके देखें कि इसका वायलेशन, तो यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 2 है उसका, जो UN चार्टर का, उसका वायलेशन है। यहाँ पे क्या होता है, वेनेजुला के बारे को इसमें क्या होता है कि जो एयरफोर्स के इंडियन नेवी और इन सभी ने मिलकर, इंडियन नेवी नहीं सॉरी USA के आर्मी ने और जो नेवल फोर्स है उन सभी ने मिलकर वेनेजुला के ऊपर अटैक किया। और वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो को अपने साथ लेके न्यूयॉर्क ले गए, वहाँ पे उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है, उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा वेनेजुला है। वेनेजुला की अगर हम बात करें कि इसके जो बाउंड्री, क्योंकि मैप के इंपॉर्टेंस हो गया कि वेनेजुला से कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, तो ये साउथ अमेरिका का एक पार्ट है। तो ये यहाँ पे इधर गुयाना हो गया, कोलंबिया हो गया, पनामा हो गया और ब्राज़ील। तो ये 4 कंट्री से घिरा हुआ है। ऊपर इधर देखिएगा, ऊपर तो ट्यूनिस है और यहाँ पर फिर मेडिटेरियन सी के आसपास आ जाता है। ये कैरेबियन सी और अटलांटिक सी, कैरेबियन सी और अटलांटिक सी में, मेडिटेरियन सी नहीं हो, कैरेबियन सी और अटलांटिक सी के आसपास है। निकोलस मदुरो है, सिलिया उनकी वाइफ जो है सिलिया फ्लोरोज को भी कर लिया गया था। और
इसमें इसकी पार्टी की अगर बात करें कि निकोलस मदुरो की पार्टी का कहना है तो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुला है। और अपोजिशन पार्टी देखा जाए तो यूनिटरी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ के जो मारिया मचाडो था उन्हें पीस प्राइज़ भी दिया गया था कि अपोजिशन पार्टी को, और इन्होंने यूएसए को लौटाने के भी यूएसए प्रेसिडेंट को भी सौंप दिया है नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था 2025 का। तो ये भी याद रखेगा कहाँ की है, तो वही वेनेजुला की है। अब देखिए ये हमारी थोड़ा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था उसको देख लिया मैंने। अब वन लाइनर करंट अफेयर जो है उसको भी देख लेते हैं, कोशिश करें कि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करें, अगर जहाँ तक होता है देखते हैं। तो एक है अभी हाल ही में काया क्लब इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो इसमें पटना एम्स जो है 3rd पोजीशन पे आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्या पटना एम्स को 3rd पोजीशन मिला है। उसके बाद है इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में गांधीनगर वहाँ पे बनाया जा रहा है। क्या इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो गुजरात के जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कैप्टन हर्षिता रघुवेल जो है ये एक वेटनरी जो रिमाउंट एंड वेटनरी जो मार्चिंग हुआ था, कॉर्प्स है मार्चिंग जो कॉर्प्स हुआ था अभी जो 77th हमारा जो रिपब्लिक डे हो रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने इसकी जो टीम थी उसको लीड किया था। तो नाम लिखा कैप्टन हर्षिता, याद रखेगा कैप्टन हर्षिता का नाम रखेगा। और क्या है नेम कहते हैं हिम योद्धा एक जो कंटेनमेंट मार्चेंट थे उसको लीड कर रहे थे। और ये हिम योद्धा क्या होता है, तो ये एक देखिएगा तो बैक्टीरियन जो डबल हेम्प कैमल होता है। अभी लास्ट जो 21वां देश कौन सा बना है जो यूरो करेंसी को अपनाया है, तो बुल्गारिया बना है 21वां देश। उसके बाद है G7, तो G7 इंपॉर्टेंट है। G7 अब देखें कि 2026 में कहाँ पर होगा, तो ये 52nd जो समिट होगा वो G7 कहाँ पर होना है, तो ये फ्रांस के अंदर होना है। अभी 2025 वाला कहाँ पर हुआ था, तो कनाडा के जो कनाकिस हुआ था, कनाडा का जो कनाकिस है वहाँ पर हुआ था। ये कौन से 51st नंबर का था। यहाँ के जो PM की बात करें तो मार्क कार्ने इनके PM नाम याद रखिएगा। मार्क कार्ने बहुत न्यूज़ में था जब USA ग्रीनलैंड और ये वेनेजुला सब पर जब अटैक कर रहा था उस समय ये बहुत न्यूज़ में थे। इनका जो स्पीच था वो भी बहुत वायरल हुआ था, देखोगे। तो यहाँ पे अगर G7 की बात करें तो G7 एक जो डेवलप इकॉनमी जो है उनका एक ग्रुप है जिसकी स्थापना वो अगर देखिएगा तो एशियन क्राइसिस वगैरह जब हुआ था 1991 से के आसपास में, तो उस समय इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें लगभग 7 कंट्री है, 8 कंट्री भी थे। फिर 2014 में रसिया को 2014 में रसिया को हटा दिया गया था क्योंकि उसने क्रीमिया वाला जो एरिया है उस पर अटैक कर दिया था, इसके उसको हटा दिया गया था। तो याद रखें तो इसमें कौन कौन सा, जर्मनी है, फ्रांस है, USA है, कनाडा है, इंग्लैंड है, इटली है, जापान है। ठीक है, तो इसमें याद रखेगा कि GF जूस गर्लफ्रेंड जूस के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्री है। उसके बाद है गवर्नमेंट ने TB एलिमिनेशन का जो टारगेट था हमारा 2025 का उसको बढ़ाकर 2027 कर दिया है। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा के रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो जो इन्वेस्टमेंट को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें आंध्र प्रदेश टॉप किया है। वहीं देखें जो कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पर है, तो कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कौन से रिवर पर है, तो लोहित रिवर पर है। लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये अगर देखेगा तो ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। और ये कितने के है, तो ये 1200 मेगावाट का है। कितना, 1200 मेगावाट पावर की है। इस पर लगभग 14,176 करोड़ की खर्चा किया है। और इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से ये न्यूज़ में था। यहाँ पे कुछ लोगों का जो एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, उन्होंने अपोज किया था। तो यहाँ पर जो एक देखिए तो जो वाइट बेल्ट हेरोन है, वाइट बेल्ट हेरोन क्या है, ये एक एंडेंजर वर्ड स्पीसीज़ है, एंडेंजर वर्ड स्पीसीज़ है। तो याद रखिएगा कि वाइट बेल्ट हेरोन, ये इस टाइप के क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं कि जो वाइट बेल्ट हेरोन क्या है, एंडेंजर है या क्रिटिकल एंडेंजर है या एक्सटिंक्ट है, ये क्या है, तो ये वहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है मौरी 5 ऑयल बेल। मैरी 5 जो ऑयल बेल है ये आंध्र प्रदेश के जो कासम सिन्हा डिस्ट्रिक्ट है, कासम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी हाल में यहाँ पे गैस लीक के कारण फायर हो गया था। तो उससे याद है कि मौरी 5 ऑयल बेल कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ा सही से, ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। जो गणनगई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। फिर है शहरी नगर निगम में जो 100% स्मार्ट ग्रिड जो स्मार्ट ग्रिड के इस्टेब्लिश जो किए तो बड़े राज्यों में देखें तो कौन है, तो उत्तर प्रदेश ये इसमें आ जाता है। फिर है कि
बेजिमी पानी वोल्केनो कहाँ पर देखा? अब ये विस्फोट हुआ तो कहाँ पे? रसिया में। कब हुआ? तो लगभग 69 साल बाद इसमें विस्फोट देखा गया। तो इसमें अगर इस टाइप का जो वोल्केनो होता है उसे डॉर्मेंट, देखिए 3 तरह के वोल्केनिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, और एक और होता है, ध्यान अभी नहीं, तो एक्टिव डॉर्मेंट होते हैं, जो कि एक्टिव होते हैं जो समय समय पर वो उसमें जो एक्सप्लोजन विस्फोट होता रहता है। डॉर्मेंट होते हैं जो कुछ साल तक शांत रहते हैं, फिर उसके बाद अचानक से उसमें विस्फोट हो जाता है। और एक होता है डेड, जो खत्म हो गया, जिसमें बहुत साल हो गए, कि लाखों हज़ारों साल हो गए, उसमें विस्फोट नहीं हो रहा। तो ये 3 टाइप के हैं। उसके बाद देखिए, जो 8th पे कमीशन को फर्स्ट लागू करने वाला स्टेट कौन सा बन गया? तो असम बन गया है। 3 जनवरी 2026 को जो अमेरिका का जो डेल्टा फोर्स है, हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था पीछे, कि अमेरिका का जो डेल्टा फोर्स है उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था और निकोलस मदुरो को अरेस्ट किया था। ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम था ऑपरेशन का? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। भोरमदेव कॉरिडोर कहाँ पे गया? तो छत्तीसगढ़ में ये ओपन किया गया है। अभी हाल में जो 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया है। इफ्को का द्वारा जो साहित्य सम्मान 2025 दिया है, किसको गया है? तो मैत्री पुष्प जो हिंदी लेखिका है, जो एग्रीकल्चर, ग्रामीण कृषि, इन सब पोषण वगैरह इन सब के ऊपर ये हिंदी में कविता लिखते हैं। उसके बाद है पीएम मोदी, जो पिपरवा में जो अवशेष है, जो महात्मा बुद्ध के अवशेष है, उसका प्रदर्शनी की गई है। तो कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। अब जानते हैं कि पिपरवा कहाँ पर है? तो पिपरवा स्तूपा हम लोग जानते हैं कि कहाँ पर है। तो ये सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर है। ये नेपाल और बिहार के नेपाल, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। और ये कपिलवस्तु रीजन जो हमारा, जो उस समय जो अगर मगध के समय में देखें कि महाजनपद है, तो कौन से महाजनपद में आता था? तो कपिलवस्तु जो रीजन था महाजनपद, उसमें ये आता था। अगर इन्वेस्टमेंट चार्टर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें कौन? आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। अभी इंडिया फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस, अभी हाल में जो बायोबिटुमिन जो है कमर्शियल, इंडिया पहली वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन बना है जो कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है बायोबिटुमिन। तो इससे क्या होता है? बायोबिटुमिन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है जो कि रोड वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ICMD जो हुआ है कहाँ पर? तो भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा हेड किया गया है? होस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस समय ना, इस टाइप कई बार अभी BPSC ऐसा ट्रेंड देगा कि इस तरीके के जो एक्रोनिम होता है उसका फुल फॉर्म BPSC पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब वैसे भी इलेक्शन अभी बहुत न्यूज़ में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका थीम कहता है डेमोक्रेसी फॉर द इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक रेल सिस्टम बन गया। इंडियन रेलवे हमारा जो है इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम करने वाला वर्ल्ड का हम लार्जेस्ट बन गए हैं। उसके बाद जो देश का पहला जो पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड कौन सा बना है? तो ये कलपेट्टा का केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वो बना है। कहाँ का है? तो केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो कलपेटिया जो है, जहाँ पे पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्स बन गया है, ठीक है। जस्टिस जो सूर्यकांत है, जो अभी के वर्तमान में 53rd CJI ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट। चिराग पासवान ने 9th एडिशन ऑफ द इंडिया फूड समिट को लॉन्च किया है, ठीक है। फिर है बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए जो हमें चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने का टारगेट रखा कि इंडिया ने 10% तक हम कम करेंगे और 2030 तक चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, ये टारगेट रखा गया है। तो क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है, ठीक है। NCRB अगर डाटा के अनुसार की अगर बात करें तो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम जो होता है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम की अगर बात करें तो उत्तराखंड इसमें पहले स्थान पर है, हरियाणा सेकंड पे है और तीसरे स्थान पर असम है। बिहार का ऐसा कुछ पर्टिकुलर रैंक नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान कहते हैं। तो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम है, जहाँ पे ये होता है कि भाई सारे सिस्टम एक साथ करके कहीं पे किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है या कुछ करना है, तो आपको एक सिंक्रोनाइज वे में डाटा सब मिल सके। इसमें टॉप किया है किसने? तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। ये जो फुलफिल करेगा तो 1 डाटा 1 ग्रिड को फुलफिल कर रहा है। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगा दूँ उसको अच्छे से करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो बायो डिस्ट्रिक्ट है पहला कहाँ पे बना थी? अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है की पेनियार, ये न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया की पेनियार, जो कंट्री का पहला है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट मतलब है कि एक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी करना है। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो तो उसमें MS स्वामीनाथन का नाम है। तो ये किसके बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट किसके द्वारा ये प्रपोज किया जाता है वर्ड? तो ये MS स्वामीनाथन के द्वारा ये प्रपोज किया था। इसमें जो हमें ह्यूमन वेलबींग के साथ साथ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर भी फोकस करना है, इसकी बात करते हैं।
अच्छा, डीप टैक्स सिटी की पॉलिसी लाने 2024-25 पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो तमिलनाडु पहला स्टेट बना है। तमिलनाडु अभी न्यूज़ में है। तो जो विजय जो यहाँ पे चुन के आए हैं, 101 सीट लेके आए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और आने वाले समय में हम लोग तैयार करेंगे 8 ब्रिक्स समिट। अभी जो 8वां ब्रिक्स समिट जो है कहाँ पे होगा? तो इंडिया इसको होस्ट करेगा, ठीक है। जो ब्रिक्स जो है पहले तो 6 ग्रुप का इमर्जिंग इकोनॉमिक था ये, ठीक है। 2001 से स्टार्ट हुआ था। नील ओजिन जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म दिया था कि जो ये एक क्या है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है। इसकी जो लोगो और थीम को अभी हाल ही में जयशंकर ने लॉन्च किया है। ब्रिक्स में ये जो बिल्डिंग इस बार जो थीम रखा गया है तो क्या है, तो 2026 में जो थीम रखा गया है, तो ब्रिक्स का जो शॉर्ट है, ब्रिक्स के शॉर्ट से ही आपको ये थीम इसका मिल जाए। जैसे ब्रिक्स है तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंट इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी इसी का शॉर्ट फॉर्म का आप ब्रिक्स का थीम है, याद रखिएगा। अभी इससे ये नहीं कि पहली बार इंडिया का क्वेश्चन है कि इंडिया होस्टिंग द फर्स्ट टाइम ब्रिक्स समिट, नहीं। इंडिया इससे पहले 2012 में, 2010 में और 2021 में होस्टिंग कर चुका है। इस सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये लगभग 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन का शेयर है, 30% वर्ल्ड ट्रेड है और 40% है जो वर्ल्ड का ऑयल, जो जिसमें क्योंकि इसका एक्सपेंशन हो गया, ब्रिक्स का क्या हुआ है, यहाँ पे दिया है मैंने, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। न्यू मेंबर कौन है 2024 में? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया भी है। अगर ब्रिक्स की वेबसाइट अगर देखिएगा तो सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना को अर्जेंटीना इसमें ज्वाइन नहीं किया था। अभी जो लेटेस्ट अगर बात करें तो 11वां मेंबर जो इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर है। क्या इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर है? 2025 में 7th ब्रिक्स समिट हुआ था। कहाँ पे? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ? ब्राज़ील में हुआ था इससे पहले, ब्राज़ील में। अब इंडिया, इस साल इंडिया में होना है इसका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ जो स्पीकर प्रेसिडेंट अफेयर एंड कंट्री, जो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? इसको होस्ट किसने किया? जो हमारा जो 18th कॉन्फ्रेंस हो रहा है स्पीकर और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं कॉमनवेल्थ नेशन कंट्री का, तो उसका ये यहाँ पर कॉमनवेल्थ का मतलब होता है, कॉमनवेल्थ जो भी जो कॉलोनियल पीरियड जाता है ब्रिटिश एम्पायर का, जहाँ पे कंट्रोल रहा था, उस जो भी उस ग्रुप का जो बने हैं, तो वो कॉमनवेल्थ के नाम से उसको ग्रुप को जाना जाता है। तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हो रहा है। इसको कौन प्रिजाइड कर रहे हैं? तो ओम बिरला जी प्रिजाइड कर रहे हैं। ओम बिरला कौन है? तो हमारे स्पीकर हैं। ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन कहाँ पे किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। कहाँ पे? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया। तो सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है ये भी बताइएगा, और ओम बिरला भी कौन से नंबर के जो स्पीकर है ये बताइएगा, और स्पीकर को रिमूव करने के कौन से आर्टिकल है ये भी कॉमेंट सेक्शन आप लोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट है कि जो बामन बास कंकर पंचायत जो है राजस्थान का, जो कोटपुतली बहरोर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पहला फुली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत हो गया। क्या? किसका? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सिर्फ स्टेट का नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ही पहला सर्टिफाइड स्टेट ये बन चुका है। वहीं पे देखें कि सक्सम वैली कहाँ पर है? तो ये जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक है उसके बीच में, ये पाक ऑक्यूपाई एरिया में है, जो चाइना 1963 से चाइना के पास कंट्रोल में ये है अभी है। लखनऊ में जीरो फ्रेश वेस्ट डंप जो सिटी है, तो यूपी का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डेवलपमेंट कॉपरेशन थ्रू द इंटर स्टेट कॉपरेशन एंड म्यूचुअल लर्निंग OCED कहाँ पे किया गया था? ये ओडिशा और मेघालय के द्वारा ये लॉन्च किया था। ये देखो कि 2 ग्रुप स्टेट के बीच में है, तो ये इसको याद रखिएगा कि क्या है ये, तो इसमें इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है हिंडाल्को लिमिटेड ने अभी जो एक फ्लैट रोलेट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। तो ये कहाँ पर? उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हिंडाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने फ्लैट रोलेट प्रोडक्ट को बनाया है। फर्स्ट AI बेस्ड क्लिनिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ पे किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके सूर्यास्त्र जो रॉकेट सिस्टम है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारत और इजराइल के साथ समझौता है। इससे पहले भी देखिए 70th में भी देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक जो आकाश तीर था और क्वेश्चन था जिसमें किसके साथ हमने टाई अप किया है। तो याद रखिए सूर्यास्त्र जो एक रॉकेट सिस्टम है इजराइल के साथ, इसके लिए हम लोग समझौता किए हैं। उसके बाद है जो लोकल इलेक्शन जो 2 चिल्ड्रन का जो एक रूल था कि 2 जिससे ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसको स्टॉप कर दिया किसने? तो तेलंगाना ने।
स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वदेशी नियंत्रण प्रदूषण जो समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया है, ठीक है, गोवा में कमीशन किया है। फिर है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो उर्मिला सत्यानारायण को किया गया है, कि उर्मिला सत्यानारायण को किया है। इंडिया का 45वां अंटार्कटिका मिशन, इंडिया का जो 45 अंटार्कटिका मिशन है उसके अंदर किसने पार्टिसिपेट किया है, और कौन कंट्री उसमें साथ में गई है, तो यूएई, जो यूएई ज्वाइन किया है। फिर है डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार पेरू ने, किसने दिया है, तो डंक रहित मधुमक्खी को पेरू ने दिया है, किसने, पेरू ने दिया है, कानूनी अधिकार दिया है किसने, पेरू ने। उसके बाद है गंगा सागर सेतु, गंगा सागर सेतु जो मुरी गंगा नदी पर गंगा सेतु बनाया गया है, कहाँ पर, तो मुरी गंगा रिवर पर, कहाँ पर ये, तो वेस्ट बंगाल में। ये कितने हैं, तो लगभग 4.7 किलोमीटर के 4.75 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चलेगी, तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन कहाँ चलेगी, तो हरियाणा में चलेगी, कहाँ चलेगी, हरियाणा में। UN 2026 जो है उसको किस साल के रूप में मनाया जा रहा है, तो चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय ईयर के रूप में मनाने की बात की है। फिर है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड, डायमंड रिजर्व क्रेडिट किसके द्वारा लॉन्च किया, तो IDFC फर्स्ट कार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। फिर है लिविंग रूट ब्रिज जो मेघालय के अंदर पाया जाता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेशन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है जो 39 सूरज कुंड मेला कहाँ पर, ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है। यहाँ पर अगर देखें इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिए प्रधानमंत्री का नहीं, CP राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ है उनके द्वारा किया जाए। उसके बाद है जो पार्टनर कंट्री कौन है, तो इजिप्ट है, पार्टनर कंट्री कौन है, इजिप्ट है। और थीम स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट है। तो कौन सा देश पहली बार जो वीमर ट्रायंगल डिप्लोमेसी में शामिल हुआ, वीमर ट्रायंगल डिप्लोमेसी जो है उसका मेंबर नहीं बना है, कि मेंबर उसमें 3 यूरोपियन कंट्री है वो है, बट उसमें भाग ही किया, पहली बार भाग लिया है, किसने लिया, तो भारत ने लिया है। तो ये वीमर ट्रायंगल में कौन है, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कौन से कंट्री आते हैं, तो फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी इसके अंदर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे किया जाता है, तो स्वाति शांति कुमार को दिया गया, स्वाति शांति कुमार को दिया है। ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जो कि पीस कीपिंग फोर्स को लीड कर रहे थे, कहाँ पे, तो साउथ सूडान के, कहाँ पे, साउथ सूडान में। उन्हें संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पुरस्कार दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम आर्ट कहाँ पर है, तो ये अमेरिका के अंदर है। अभी हमें जो तमिलनाडु के जो कुछ हमारे स्कल्पचर थे, स्टैचू थे, उन्हें वापस करने की बात कही गई है। तो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम आर्ट एशियन, तो ये कहाँ पर है, तो रिटर्न हिस्टोरिकल जो हमारा ब्रॉन्ज स्कल्पचर था वो इसमें चोला पीरियड के जो सेंट मणिकेटेश्वर है जो 12th सेंचुरी के हैं, और स्कल्पचर जो नंदेश्वर शिवा पार्वती जी उनको ये वापस करने की बात कही गई। तो कहाँ पे, तो तमिलनाडु के है, चोला पीरियड के ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात कही गई। तो चलिए बाकी के करंट अफेयर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।